नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। कल गांधी जी की शहीदी दिवस था और गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो भारत की आत्मा थे और हर भारतीय में आज भी वो जीवित हैं। सत्य, अहिंसा और निडरता की शक्ति बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला सकती है। पूरा विश्व उनके इन आदर्शों से प्रेरणा लेता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बापू को उनके शहीदी दिवस पर सत सत नमन। क्योंकि ये प्रोग्राम मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल सुबह आप देखेंगे, तो इसलिए इस बात की तकदीस करनी जरूरी थी कि गांधी जी वो हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। हमने अपना पूरा जीवन देश के लिए उन्होंने अर्पित किया। पूरा विश्व उन्हें मानता है। उन्हें जो उनके जो असूल हैं, हमें उन पर चलना चाहिए। लेकिन आज देश में ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा उस विचारधारा को मानते हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की। इसलिए ये बताना जरूरी है कि आप गांधी के विचारों को वीडियो में नहीं डाल सकते। वो अजर हैं, वो अमर हैं और हमारी स्मृति में गांधी जी की जो भी प्रतिमा है या जो भी उनके किए हुए कार्य हैं, वो हमको प्रेरित करते रहते हैं आपसे जोड़ने के लिए और आपको सत्य बताने के लिए। हालांकि आपने देखा होगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में जो मोदी जी हैं, वो सावरकर को भी उतना ही आदर सम्मान देते हैं जितना वो आदर सम्मान महात्मा गांधी को देते हैं। गोडसे को भी वो उतना सम्मान देते हैं। तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गोडसे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कर रही है या महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रही है। अ, इस पर एक चर्चा फिर से करनी बनती है। मैं शायद एक प्रोग्राम और करूंगा और उसके बाद चूंकि मैं कल मेरी कुछ तबीयत खराब थी, मुझे बुखार था, तो मैं एंटीबायोटिक्स पे था, तो इसलिए मैं कल का प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष नहीं पेश कर सका। प्रयागराज महाकुंभ में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर मेरा मन बहुत व्यथित था। बहुत परेशान था मैं और रात भर शायद मैं सो भी नहीं पाया। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह भगदड़ में कारण बहुत लोगों की मौतें हुई, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि 30 ही लोगों की मौतें हुई हैं, उससे ज्यादा हुई हैं। आपने देखा किस तरीके से जो मीडिया थी वहां पे मौजूद थी, वो बिल्कुल चुप थी। ऐसा लग रहा था कि उनको सेंसर कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि अगर मौतों को लेकर या घायलों को लेकर कोई भी आंकड़ा कोई भी मीडिया कर्मी देता है अपने चैनल के द्वारा या अपने प्रसारण के द्वारा, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी या शायद उनका एडवर्टाइजमेंट्स बजट जो है सरकार का वो भी रोक दिया जाएगा। तो इसके डर के चलते किसी ने उस पर बात नहीं की। और आज भी जो खबरें आई उसमें एक तरीके से जो गोदी मीडिया चैनल्स थे या गोदी मीडिया के अखबार थे, उन्होंने इस खबर को या तो चौथे पांचवें पेज पे छापा या उन्होंने छापा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ में परिवारों के जो साथी बिछड़ गए, उस पर संवेदना जाहिर करना तो छोड़िए, उस खबर को रिपोर्ट करना भी कुछ प्रकाशकों ने पर्याप्त नहीं समझा। हालांकि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने देने का वादा किया है। 3-4 दिन बाद तो शायद हमें याद भी नहीं रहेगा कि वो कौन से परिवार हैं जिनके परिजन जो हैं इस भगदड़ के मौत के शिकार हो गए। इसका सारा का सारा जिम्मा जो है वो प्रशासन का है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में कामयाब नहीं रहा। उसके बहुत सारे कारण भी बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि व्यवस्था जो थी आधी अधूरी थी। वहां पर पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त साधन में फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं था। ये भी बताया जाता है कि वहां पे वीआईपी मूवमेंट थी। उस वीआईपी मूवमेंट के चलते बहुत सारी जो प्रशासन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका सामान था, वो चाहे वो फोर्स के रिलेटेड हो या वो स्थान के रिलेटेड हो या वो जहाँ पे महाकुंभ चल रहा था, जहाँ संगम होता है गंगा जमुना और सरस्वती का, तो उस स्थान को लेकर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि उसको मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया। और ये वीआईपी मूवमेंट अगर ना होती तो हो सकता है पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध होते श्रद्धालुओं को मैनेज करने के लिए। प्रबंधन से ज्यादा कुछ प्रचार पर भी ध्यान दिया गया। बताया गया ये डिजिटल महाकुंभ है, डिजिटल महाकुंभ में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सबके डिजिटल फुटप्रिंट लिए जा रहे हैं। आधार के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई दूसरी कम्युनिटी का मुसलमान या कोई ईसाई या कोई ऐसा आदमी तो नहीं घुस आएगा जो वहां पर गड़बड़ कर सकता है। तो ये सब चीजें भी इस महाकुंभ के
कुंभ मेले में नई चीजें देखी गई, डिजिटल फुटप्रिंट की बात की गई। हालांकि बद इंतजामी जो है उसके लिए जिम्मेदार तो राज्य की सरकार है, क्योंकि राज्य का प्रशासन उसको संभाल रहा था, पर कहीं ना कहीं योगी जी अपने आप को उसमें बचाकर चले गए। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद, क्योंकि महाकुंभ जो था महापर्व था, और इस सरकार में तो जो भी काम होता है वो महा ही होता है, तो महा खर्चे और महा करोड़ों रुपए खर्च करके जो बावजूद ऐसी व्यवस्था जो थी वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गई लोगों की जानें बचाने में। अभी भी कई शाही स्नान बचे हैं। लोग ये कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए, ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटना ना हो। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और मूवमेंट आदि की व्यवस्था पर विस्तार करना चाहिए, और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। वीआईपी मूवमेंट को शाही स्नान के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, ताकि प्रशासन का ध्यान जो है वो श्रद्धालुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ही आधारित रहे। और साधु संत भी शायद यही चाहते हैं। महाकुंभ में काफी समय बचा हुआ है, महास्नान होने हैं, बहुत सारे होने हैं, शिवरात्रि तक होने हैं। जैसी जैसी दुर्घट घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार लानी चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम कसनी चाहिए, और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। इससे निकलते हैं तो दिल्ली इलेक्शन में आते हैं। दिल्ली की इलेक्शन की सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। 3 दिन बचे हैं चुनाव प्रसार में। आज क्योंकि 31 तारीख है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 को रिजल्ट आना है। इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि स्टालिन नहीं आ रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसके लिए जो है वोट जुटाएंगे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी इस इलेक्शन से दूर हैं। हालांकि संजय राउत ने कहा था आम आदमी पार्टी मजबूत है तो उसी को सपोर्ट करना चाहिए, पर उस बयान के बावजूद उद्धव ठाकरे ने या आदित्य ठाकरे ने उसकी कोई तकदीस नहीं की, और शरद पवार की पार्टी भी इस बात को लेकर कि वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है, इसको लेकर चुप है। हेमंत सोरेन भी झारखंड के इस चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं, और जेएमएम ने अपना सपोर्ट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब यह है कि हेमंत सोरेन जो हैं अब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, पर वो चुनाव प्रचार में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे अभी तक ये क्लियर नहीं है। पर उन्होंने आईएनसी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जब वो जेल में थे उनके लिए प्रोग्राम किया था, वैसा कोई प्रोग्राम उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी किया था। पर अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद शायद ये बात को भूल गए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग की राहुल गांधी ने उनके लिए न्याय की गुहार लगाई थी, और यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी को अपने एक पोस्टर में भ्रष्ट भी कह दिया। तो अरविंद केजरीवाल को तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल जिसका साथ लेते हैं, जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी को निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसा शायद वो अपने जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सब वही काम करते हैं जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी करते हैं। तो मोदी के सबसे बड़े अगर अनुयायी कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है, ऐसा लगता है। अखिलेश यादव जरूर आ रहे हैं, और अखिलेश यादव इसलिए भी आ रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में अपने ज्यादा कैंडिडेट खड़े करना चाहते हैं, और शायद आम आदमी पार्टी और टीएमसी से नजदीकी बढ़ाकर वो कांग्रेस से अपने चिप्स को ज्यादा बार्गेन कर सकते हैं, नेगोशिएशन ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए शायद अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में उतर रहे हैं। हालांकि उनकी मजबूरी क्या है ये वही बता सकते हैं। यमुना को लेकर बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। कल एक राहुल गांधी का वीडियो भी आया 8 मिनट का, जिसमें वो गंगा के बारे में बात करते हुए दिखे कि वो गंगा किस तरीके से माफ कीजिएगा, यमुना पर बात करते दिखे कि यमुना पे किस तरीके से प्रदूषण जो है वो बढ़ा है। और केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा कि अब तो 2025 आ गया है, आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे, दिल्ली इंतजार कर रही है। मोदी जी और केजरीवाल दोनों झूठ के सरदार हैं। दोनों ने यमुना नहीं साफ कराई। दोनों को एक बार यमुना में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। जो नेता पानी पीने का साफ पानी नहीं दे पाए वो कैसे नेता हैं? दोनों से मैं कहूंगा ये नाटक और ये ड्रामा मत करो। तो ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा, और यमुना को लेकर उन्होंने जो भ्रांतियां थी जो लोगों के मन में उसको दूर किया। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि अपने आतिशी के साथ और
सौरभ भारद्वाज के साथ और मनीष सिसोदिया के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक गोदी मीडिया चैनल को ये ज़रूर बताया कि हम तो 1 पीपीएम जो अमोनिया होती है यमुना में उसको भी पॉल्यूशन फ्री करते हैं या उसको भी हम प्रदूषण रहित करते हैं। हम अपने एसटीपी प्लांट में ज़ीरो अमोनिया जो है दिल्ली के लोगों को मुहैया कराते हैं और ये जो 7 पीपीएम का पानी अब हरियाणा से छोड़ा गया है, ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए है ताकि पानी की सप्लाई 1/3 दिल्ली में अगले 5-6 दिनों के लिए डिसरप्ट हो जाए जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को वोट ना मिले। तो ये उनका सीधा-सीधा इल्ज़ाम है, हालाँकि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, इस पर कोई इंडिपेंडेंट सीएजी जैसे अकाउंटिंग टीम बैठे या इंडिपेंडेंट कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो तो उसी से ये बात को क्लियर किया जा सकता है। हालाँकि उन पर जो करप्शन के मामले लग रहे हैं, वो अब कहीं न कहीं अग्रिम भूमिका में आ रहे हैं। करप्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो भी कांग्रेस की सरकारों ने बनाया, भाजपा उसे बेच रही है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। और आप तो ऐसे बोलती है जैसे कि वो स्वर्ग से उतरे हैं। वो कहते हैं, सब हमारा ठीक है। भाई ठीक है तो जेल में क्यों गए? ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। ठीक है तो एक्साइज घोटालों में क्यों पकड़े गए? आप दोनों हरिश्चंद्र के बेटों ने मिलकर हमको यहां से हटाया, ना तो फिर दिल्ली में कोई विकास क्यों नहीं किया, यहाँ के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया? संदीप दीक्षित ने कल जंतर मंतर पे यानी कि आज जंतर मंतर पे एक प्रोग्राम रखा है जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं 1 घंटे तक आपका इंतजार करूंगा। अरविंद केजरीवाल के साथ बहस करने को, पब्लिक डिबेट करने को मैं तैयार हूं सारे तथ्यों के साथ। मीडिया भी वहां मौजूद होगी। अगर अरविंद केजरीवाल को कबूल है तो वो वहां पे आए और अपनी सफाई में जो कहना चाहते हैं कहें। हालांकि मुश्किल है कि वाबस्ता वो आएंगे। जनता ने शीला जी की कांग्रेस सरकार में पूरी दिल्ली को बदलते देखा है, ऐसा उनका कहना है। जनता ने केजरीवाल जी की शीश महल वाली भ्रष्ट सरकार में दिल्ली को बर्बाद होते भी देखा है। ईमानदारी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जो बेईमान होते हैं वही अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। एनडीएमसी कर्मचारियों ने बताया कि बीजेपी की केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की प्राइवेटाइजेशन और ठेकेदारी प्रथा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब की नीति के कारण हजारों लोग अभी तक बेरोजगार हैं और हजारों को उचित वेतन नहीं मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट जॉब गरीबों और बहुजनों के हक को छीनने का हथियार है। तो ऐसा विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है। रिजर्वेशन के मामले में राहुल गांधी ने आज कल एक प्रोग्राम किया था, संविधान सम्मेलन दिवस। उसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ये साफ साफ क्यों नहीं बताते कि वह दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे मोदी जी की तरह आरक्षण के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। केजरीवाल मोदी जी का ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। दोनों खोखली बातें करते हैं, दोनों एक पर एक झूठ बोलते हैं, दोनों आरक्षण और दलित विरोधी हैं, दोनों बहुजन भागीदारी नहीं चाहते हैं, दोनों सत्ता की शक्ति बस अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने साथियों को भी बोला है कि हमको अब आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनसे डिस्टेंस बना के रखना है क्योंकि ये कांग्रेस के मित्र नहीं है, ऐसा कुछ कांग्रेस के अंदर के लोग कह रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है। और आज एक और मामला था जिसमें आपने शायद एक प्रोग्राम कल रात को देखा होगा। मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि भगवत मान का जो आधिकारिक आवास है कपूरथला हाउस, उसमें 2 घंटे तक इलेक्शन कमीशन के लोग खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था जिसको यहाँ से हटा दिया गया। वो इलेक्शन में पैसा यूज होना था और पंजाब से मंगाया गया था। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि अगर वो पंजाब से पैसा आया था तो वो कपूरथला हाउस पहुंचने से पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? तो उनका कहना था कि एक विजिल हमारी जो साइट है उस पर किसी ने कंप्लेंट की थी जिसके जिसके रिजल्ट में हमने ये रेड डाली। हालांकि वो कंप्लेंट किसकी थी अभी तक ये बात भी जो है वो सामने नहीं आई है। आज की चर्चा में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा और कल मैं फिर आपको नए तथ्य लेके दिल्ली इलेक्शन के मतलब जो भी नई सूचनाएं हैं वो लेकर आपके समक्ष पेश होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।